आप सबका आज के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि का विकास और यह बीए पार्ट 2 पेपर 3 के यूनिट सेकंड से संबंधित है। तो आज हम इसमें भारतीय कृषि का स्वतंत्रता के पश्चात विकास को पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज देखेंगे। भारत की कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की लगभग आधी आबादी अभी भी कृषि पर आश्रित है। 57% भूभाग पर भारत में कृषि होती है, जबकि विश्व में मात्र 11% भूभाग पर ही कृषि होती है। तो इस हिसाब से भारत में बहुत ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है, परंतु भारत की घनी आबादी का यहाँ के खेतों पर अत्यधिक दबाव है और यही कारण है कि भारत में प्रति व्यक्ति 0.31 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जबकि पूरे विश्व में इसका औसत 0.59 हेक्टेयर है। यानी यूँ कहें कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि पूरे विश्व के औसत का लगभग आधा है। फिर भी भारत ने आज़ादी के बाद लगातार कृषि में विकास किया है। देखा जाए तो घनी आबादी होने के कारण भारत जैसे विकासशील देश अधिकतर गहन जीवन निर्वाहन कृषि ही करते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़रूरतों का आकार बहुत छोटा है और वैसे भी वाणिज्यिक कृषि हेतु अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जोत यहाँ उपलब्ध नहीं है। भारत में कृषि हजारों वर्षों से होती आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल परिवर्तन के अभाव में यहाँ की भूमि संसाधन पर कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और तथा इसकी गति भी मंद हो जाती है। और इसमें सुधार के लिए हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें चकबंदी और सहकारिता भी शामिल है। यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी किया गया। चूँकि आज़ादी के बाद कृषि भारत के अर्थव्यवस्था की प्रमुख क्षेत्र थी या हिस्सा थी, तो शुरू से ही इस पर ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार ही प्रमुख लक्ष्य था। इसीलिए 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के सुधारों की शुरुआत की। सिंचाई में सुधार किया गया, यहाँ की भूमि की उर्वरता के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और बाहर के देशों में हो रहे तकनीकी विकास को भी अपने देश में कृषि के विकास के लिए लाया गया, या फिर अपने ही देश में कृषि अनुसंधान पर जोर दिया गया। और इसका नतीजा यह रहा कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों द्वारा, रिवॉल्यूशन द्वारा यहाँ की कृषि विकास किया गया। देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी विभिन्न रणनीतियों की शुरुआत की गई। 80 से 90 के दशक में यहाँ पर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके द्वारा संस्थागत और तकनीकी सुधार की शुरुआत हुई और इसी का नतीजा रहा कि यहाँ सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी से फसलों की रक्षा हेतु या इनसे बचने के लिए फसल बीमा की शुरुआत की गई। और तो और यहाँ पर ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति व विभिन्न बैंकों द्वारा कम दर पर ऋण देने का रास्ता साफ हुआ। यानी कि किसानों के पास यदि पैसे नहीं है तो बैंकों से ऋण लेकर कृषि कर सकते हैं और उसके बाद वो बैंक का पैसा चुका सकते हैं। ये सभी सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी और आगे भी किसानों के लाभ हेतु सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC तथा
PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की, ताकि यहाँ पर यदि किसान के फसल को भी कुछ हुआ तब भी कोई समस्या नहीं है, और यदि किसान को भी कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तब भी वह उसे पैसे मिल जाएंगे और उसे किसी भी प्रकार की नुकसान को नहीं झेलना पड़ेगा। आगे चलकर अनेक और सुविधाओं का भी किसानों को दिया जाने लगा, जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी दी जाने लगी ताकि किसान पहले से ही सचेत हो जाएं, और कृषि के विभिन्न तरीकों, तकनीकियों और उनके बहुत सारे रोगों आदि से बचाव के लिए या किसानों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कृषि दर्शन और कृषि कार्यक्रम आदि का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाने लगा। सरकारों द्वारा MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा भी की जाने लगी, ताकि किसानों को बिचौलियों और दलालों से बचाया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए विभिन्न सरकारों ने खरीद मूल्य भी तय किया, ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसी प्रकार जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने से जमीन के या कृषि योग्य भूमि के टुकड़ों में बंटना स्वाभाविक था, तो जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। तो सरकार ने इससे बचने के लिए या फिर इसमें सुधार के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत चकबंदी का कार्यक्रम भी चलाया। भारत की कृषि यहाँ की संस्कृति रही है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान भी है, और यह रोजगार देती है और उत्पादन में भी अच्छा योगदान है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और हालांकि GDP में इसका अनुपात आज़ादी के बाद से बढ़ने की बजाय लगातार घटता ही जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। फिर भी 2018-19 में यहाँ 55% आबादी, या फिर यूँ कहें कि लगभग आधी आबादी कृषि पर ही आश्रित थी, यानी रोजगार के रूप में वह कृषि को ही चुन रही थी। जब तक कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक इससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत की सरकारों ने इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया, और इसी का परिणाम रहा कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ भारत के विभिन्न भागों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी। बिहार में जैसे कृषि विश्वविद्यालय एक पूसा में है और एक सबौर में भागलपुर में है। IVRI इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई, जो पशुओं की चिकित्सा के लिए जाना जाता है और उनके प्रजनन और नस्ल सुधार की भी अच्छी अनुसंधान की व्यवस्था है। इसी तरह राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी स्थापना की गई। भारत में मौसम विज्ञान और उसके पूर्वानुमान हेतु इसके अनुसंधान पर, रिसर्च पर बहुत अधिक जोर दिया गया, ताकि यह कृषि को सहायता प्रदान कर सके। भारतीय किसानों को आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए यहाँ कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और करना भी होगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देश के बाहर से आयात करना पड़ता है, जिसमें उर्वरक भी हैं, और यदि उनमें सब्सिडी कम होती है तो यहाँ किसानों को यह महंगा पड़ता है। और इसी प्रकार बहुत सारे कृषि उत्पादों पर भी आयात कर घटाने से उसका हानिकारक प्रभाव यहाँ की कृषि पर पड़ता है। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने भारतीय कृषि की भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान और जीविका के साधन के रूप में, उत्पादन के रूप में हमने इसके महत्व को जाना, और
पुरातन कृषि से अभी हम लोग हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यह बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में इसी का जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लोग हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।